हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने रूबरू हैं पिछले वर्ष के प्रश्नों के साथ। जैसा कि हम ये सीरीज शुरू किए हैं पॉलिटी का, और पॉलिटी का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जो पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीरीज चल रहा है अभी। उसी सीरीज के तहत जो है हम संघ की कार्यपालिका टॉपिक लेकर आए हैं राष्ट्रपति का, जो कि 2003 से 2025 तक के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं टॉपिक वाइज और वर्ष वाइज भी। तो इसमें हम देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका से कितने क्वेश्चंस 2003 से 2025 के बीच में आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम व्याख्या सहित करेंगे। तो कृपया करके आप जो है इस वीडियो को पूरा आप देखें, ताकि इस टॉपिक से आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता आया है और किस तरह से हम अपने तैयारी को क्या दिशा दें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं यह टॉपिक। सबसे पहले जो आप जो आज का टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर आते हैं और राष्ट्रपति को ही जो है सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है भारत का। इस तरह की हमने प्रणाली को अपनाया है, या आप इससे पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो इससे आपको परिचित भी कराया गया होगा कि संघ के कार्यपालिका में जितना भी कार्य होता है राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, गणतंत्र के साथ संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। गणतंत्र के साथ संसदीय प्रणाली। यहां आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि गणतंत्र के साथ संसदीय प्रणाली इसलिए भारत में कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर राजतंत्र के साथ भी संसदीय प्रणाली है। जैसे आप इसमें इंग्लैंड का या ब्रिटेन का उदाहरण समझ सकते हैं, जहां संसदीय प्रणाली तो अपनाई गई है लेकिन वहां पे गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। तो यहाँ पे गणतंत्र है। ठीक है, इसलिए जो है संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर जो जहां पर जो है राजतंत्र है या राजशाही है तो वहां पे जो है वहां का प्रमुख जैसे महारानी है ब्रिटेन में। तो इसमें अंतर यह होता है कि गणतंत्र और राजतंत्र में आप अंतर शायद समझते भी होंगे। गणतंत्र में राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वहां का प्रमुख का चुनाव होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन जो राजतंत्र में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो पद अनुवांशिक होता है। तो यह अंतर है। तो यहाँ हम इसलिए ये बताना चाहें थोड़ा सा आपको, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि भारत की जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, वो केवल नाम मात्र का मोहर नहीं है बल्कि उसकी बहुत सारी भूमिका भी है। तो हम इसमें जो इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टॉपिक पे हम उस प्रश्न पे आते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहले हम जो है प्रश्न जो है 2020 में आया हुआ है। चूंकि हम एक जो है 2025 से लेकर 2021 तक का हम ईयर वाइज प्रश्न करा चुके हैं, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को नहीं लिए हैं जो क्वेश्चन शायद मैं लेता तो ओवरलैपिंग होता। तो इसलिए मैं 2025 से 2021 तक के जो आप ईयर वाइज अगर आप देखेंगे वीडियोस डाला हुआ यूट्यूब पे, तो आपको जो राष्ट्रपति टॉपिक से जो या कार्यपालिका जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए होंगे वो वहां पे कवर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिया कि ओवरलैपिंग होगा क्वेश्चंस को या पुनरावृत्ति होगा या दोबारा उस क्वेश्चन को लाने से क्या ही फायदा। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2020 में पूछा गया है। पहला जो कथन है, भारत के राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसी जगह पर बुला सकते हैं जहां उन्हें ठीक लगे। पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में एक साल में संसद के 3 सत्र का नियम है, लेकिन तीनों सत्र करना जरूरी नहीं है। दूसरा कथन आप समझ पा रहे हैं। तीसरा कथन, एक साल में संसद के लिए कम से कम कितने दिन मीटिंग करनी जरूरी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब यह कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ये से सही है। ठीक है, तो इसमें उत्तर होगा 1 और 3, मतलब 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो हम देखेंगे व्याख्या में कि कथन 1 क्यों सही है और कथन 3 क्यों सही है और कथन 2 गलत क्यों है। ठीक है, अब देखिए हम व्याख्या। कथन 1 सही है तो क्यों सही है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद, ध्यान से समझिए, 85 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और वे स्थान भी निर्धारित कर सकते हैं जहां सत्र होगा। हालांकि या यद्यपि परंपरागत रूप से संसद का सत्र नई दिल्ली में ही होता है, लेकिन सिद्धांततः यानी थ्योरी में राष्ट्रपति किसी अन्य स्थान पर भी सत्र बुलाने की शक्ति रखते हैं। इस आधार पर कथन 1 सही हो गया। मतलब कि परंपरागत रूप से नई दिल्ली में संसद का सत्र ही होता है, लेकिन अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह पावर है सिद्धांतिक रूप से कि वह कहीं अन्य जगह पर भी संसद का सत्र बुला सकता है। इसलिए कथन 1 सही हो गया।
दूसरा कथन गलत क्यों है? संविधान में 3 सत्र करने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है। ठीक है, जैसे वो कह रहा था क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन में जो दूसरा है हमारा कथन कि भारत के संविधान में 1 साल में संसद के 3 सत्र का नियम है, लेकिन तीनों सत्र करना जरूरी नहीं है। संविधान में 3 अनिवार्य नियम नहीं है। संविधान के केवल यह कहता है कि सत्र और अगले सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 सत्र, बजट, मानसून और विंटर एक परंपरा है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि कथन 3 क्यों सही है। संविधान या किसी कानून में यह निर्दिष्ट नहीं है कि संसद को साल में कितने दिन बैठना अनिवार्य है। कितने दिन सत्र चलेगा यह सरकार और स्पीकर की कार्यवाही पर निर्भर करता है। संविधान में कोई न्यूनतम दिन की बाध्यता नहीं है, जैसा कि ये कह रहा है कथन। 1 साल में संसद के लिए कम से कम कितने दिन मीटिंग करनी जरूरी, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो तीनों कथन के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है कथन 1 सही है, कथन 2 क्यों गलत है, कथन 3 क्यों सही है। तो इस प्रकार आपको यह क्वेश्चंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम पढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी विशेष राज्य के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है, उस राज्य की विधायिका की शक्ति संसद द्वारा संसद के अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकते हैं। ये जो है 356 जो है अनुच्छेद, आप जानते होंगे कि इमरजेंसी से प्रावधान से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो ये जो है ये उत्तर जो है इसका बी होगा। उस राज्य की विधायिका की शक्तियां संसद द्वारा संसद के अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी। बाकी 3 गलत है, केवल बी सही है इसमें। अब हम समझते हैं कि 356 के तहत क्या क्या जो है चेंजेज आता है अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो चेंजेज आता है ये ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी और डी नहीं आएगा। तो हम व्याख्या में इस चीज को समझते हैं। देखिए व्याख्या है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के तहत जब इसे लागू किया जाता है तो राज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के अधिकार के तहत किया जा सकता है। अन्य परिणाम जो है विशिष्ट आदेशों पर निर्भर करते हैं। राज्य विधानसभा अनिवार्य रूप से स्वतः भंग नहीं होती है। राज्य जो विधानसभा होती है अनिवार्य रूप से स्वतः भंग नहीं होती है, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थितियों और राष्ट्रपति की उद्घोषणा के आधार पर इसे जारी रखा जा सकता है या भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये परिस्थिति पे मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है चुनाव कराना चाह रहा है, वहां पर इस तरह की परिस्थितियां हो गई तो विधानसभा भंग कर देगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 356 द्वारा निलंबित नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बदला न जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो। ठीक है, ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इमरजेंसी प्रोविजन में आता है, जब वो लगाया जाता है इमरजेंसी तब इस पे लगाया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके तहत इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। राष्ट्रपति सीधे कानून नहीं बनाते, वे संसद को अधिकार देते हैं कि वो राज्य की विधानसभा की शक्तियां प्रयोग करे। संसद अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रपति सीधे कानून नहीं बनाते हैं, वो संसद को अपना पावर दे देते हैं कि वो उस राज्य के विधानसभा से संबंधित वो कानून बनाए। ठीक है, अब जो है हम लोग तीसरे प्रश्न पे आते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? यह 2017 में प्रश्न आया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? मतलब उद्घोषणा के बाद कौन सा परिणाम होगा आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है पहला है राज्य की विधानसभा का विघटन। ठीक है, राज्य में मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। इसका आंसर जो होगा केवल बी होगा, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 जो है परिणाम होना आवश्यक नहीं है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो विधानसभा का विघटन नहीं होगा, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और स्थानीय निकायों का भी विघटन नहीं होगा। केवल और केवल राज्य मंत्रिपरिषद का हटाया जाना होता है। वहां का पावर जो होता है राष्ट्रपति में जाके, राष्ट्रपति अपने अनुसार वो शासन राज्यपाल के द्वारा वहां का शासन चलाता है।
तो इस प्रश्न में यही कह रहा था कि कौन सा परिणाम नहीं होगा, तो यही परिणाम नहीं होगा, अब ये परिणाम होगा, इसलिए जो है 1 और 3 सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके व्याख्या पर। इसका व्याख्या क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद को हटाया जाना एक जरूरी परिणाम है। ठीक है, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है और राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल राज्य का शासन चलाते हैं। यह पहला परिवर्तन आता है, यह अनिवार्य परिवर्तन है। राज्य विधानसभा भंग होना अपने आप में नहीं होता, स्थिति जारी किए गए आदेशों के आधार पर विधानसभा को भंग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। स्थानीय निकायों का भंग होना भी एक जरूरी परिणाम नहीं है, स्थानीय निकायों को तभी असर पड़ता है जब इसके लिए खास आदेश दिए गए हों। ठीक है, कुल मिलाजुला के प्रश्न वही था जो पहला प्रश्न था। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2013 में आया है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के दोनों सदनों के नामी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर होगा केवल 2, उत्तर होगा बी, मतलब केवल और केवल दूसरा कथन सही है कि संसद के दोनों सदनों के नामी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। अब हम लोग इसके व्याख्या में समझते हैं। देखिए कथन एक गलत है। कैसे गलत है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, लेकिन जो है किसी भी उसका जो है सदस्य नहीं होता सदन का। लेकिन उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और उसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहना है कि दोनों उस सदन के सदस्य नहीं होते, गलत है। ठीक है, एक सदस्य जो होता है, मतलब उपसभापति सदन का सदस्य होता है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं होता है, इसलिए जो है वो कथन दोनों को कह रहा है, लेकिन एक सदस्य होता है एक नहीं होता। इस आधार पर जो है कथन एक गलत हो गया। दूसरा क्या कथन क्यों सही है, संसद के दोनों सदनों के नामी सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतलब जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, इसलिए वो सही है ये स्टेटमेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा। इनके जो सदस्य होते हैं चुने हुए सदस्य, चुने हुए सदस्य ही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन जो मंडल होता है, जो चुनाव जो राष्ट्रपति का करता है, वो निर्वाचन मंडल में जो होते हैं यही होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के चुने हुए सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होते। वही जो उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं सदस्य होते हैं और उसमें नॉमिनेटेड सदस्य भी हो सकते हैं, तो ये दोनों अंतर है। ठीक है, अब देखिए पांचवा जो हमारा प्रश्न है थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके हैं, 2008 में आया हुआ है। कहने का मतलब है कि कभी कभी फैक्चुअल प्रश्न भी यूपीएससी पूछ देता है, तो यहां आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो फैक्चुअल प्रश्न आते हैं जनरली लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, क्या फैक्ट है क्या रटना, स्टेट पीसीएस में इस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे इसमें पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके हैं। हालांकि इसमें आपको क्रम देखना होगा, बहुत थोड़ा सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं पूरे, उसमें आपको देखना चाहिए। वैसे भी बीइंग ए सिविल सर्विस
के एस्पिरेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का क्रम क्या रहा है, उपराष्ट्रपति का क्रम क्या रहा है, कौन से क्रम में जो है राष्ट्रपति अभी चल रहे हैं, कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति अभी चल रहे हैं। फिर अगर उपराष्ट्रपति, पहले होता क्या था कि परंपरा में होता था कि कोई उपराष्ट्रपति होता था वही बाद में राष्ट्रपति बन जाता था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है, अब की जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें बदलाव देखी जा रही है। लेकिन इसी के तहत जो प्रश्न बन के आएंगे, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो अब अगर आप क्रम देखे रहेंगे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, आपको पता रहेगा कि कौन से किस क्रम में आए थे और कब कोई ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हैं कि कभी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि पहला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट क्या कह रहा है, पहला 1 2 3 4 चारों, इसका आंसर बी है 1 और 4, मतलब कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे। देखते हैं अब इसका व्याख्या। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उपराष्ट्रपति के रूप में 79 से 84 तक कार्य किया और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति 87 से 92 तक कार्य किया और उसके बाद राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आपको प्रधानमंत्री का क्रम और राष्ट्रपति का क्रम जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये मतलब, या फिर लोकसभा, कभी कभी लोकसभा अध्यक्ष का भी पूछ देता है, तो ये सारे फैक्चुअल जानकारी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसको टैकल कर पाए। अब देखिए, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान वरीयता क्रम सबसे ऊंचा होता है। यह प्रश्न थोड़ा सा चिपक गया है। ए ऑप्शन है उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, सी राज्य के भीतर उस राज्य का राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें उत्तर होगा सी। ठीक है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान वरीयता क्रम में सबसे ऊंचा होता है। तो इसलिए देखिए, यह भी प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन 2003 में आया है। तो प्रोटोकॉल को भी आप इंडिया ईयर बुक में या और भी कोई अगर आपको रिसोर्स हो जहां इंडिया के ऑफिसर्स या राष्ट्रपति से लेके जितने नीचे उनके क्रम में बढ़ते हुए हैं, घटते क्रम में, तो वो आपको देखना चाहिए जो प्रोटोकॉल है। उससे आपको पता लग पाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन प्रोटोकॉल के बारे में अगर प्रश्न बनते हैं तो हम किस तरह से आंसर देंगे। तो यहाँ उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है जो कि 2003 में हालांकि आया हुआ है, हालांकि बहुत पुराना है, 2003 में आया था इस तरह का। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अपने स्टडी में आपका इसका समावेशन किया जाना चाहिए आपके द्वारा। तो इसका आंसर सी हो रहा है। अब ये देख लीजिए कैसे सी हो रहा है, देखिए व्याख्या में बता देते हैं। भारतीय वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में किसी राज्य के भीतर उस राज्य का राज्यपाल प्रोटोकॉल सूची में सर्वोच्च स्थान रखता है। जब प्रोटोकॉल की बात उस विशेष स्थान के भीतर हो, उस राज्य का राज्यपाल वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होता है। राज्य में आयोजित किसी भी सरकारी प्रोटोकॉल कार्यक्रम राज्यपाल की प्राथमिकता सबसे अधिक होती है, इसलिए प्रोटोकॉल मानने में यहाँ उल्लिखित अन्य सभी पदाधिकारियों से ऊपर स्थान रखता है। ठीक है, वैसे भी जो है इसमें जो दे रहा है उप प्रधानमंत्री का पद जो है मतलब हमेशा होता नहीं है, लेकिन अगर कभी होता भी है तो उसमें अलग उसका प्रोटोकॉल ऊपर या नीचे हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति का जो है हमेशा जो है राज्य के राज्यपाल से नीचे ही होता है, और जो है लोकसभा का अध्यक्ष का भी जो है उससे नीचे ही होता है। तो यहाँ स्पष्ट है, तो इसलिए उत्तर सी होगा इसका आंसर। तो यहाँ जो है ना मैंने व्याख्या भी बता दिया आपको इसका, और आपको जो है प्रश्नों की प्रकृति से भी पता चला हुआ है कि किस तरह के प्रश्न इस राष्ट्रपति से या संघ की कार्यपालिका से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे आपको आइडिया लगा होगा। तो इस आइडिया के तहत आप अपने तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरी कोशिश यही है, हमेशा हमारी कोशिश रहती है निश्चय इस परिवार की, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से गाइड करें कि आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया भी लगे और उसका आंसर भी आपको सही तरीके से पता चल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए वर्ष के क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।